छोटी लड़की जो जेंडर रोल्स में फिट नहीं होती है, वो किसी लॉर्ड से शादी नहीं करना चाहती, लेडी नहीं बनना चाहती, उसके सपने अलग हैं, वो दिल से एक वॉरियर है। आर्या नेड स्टार्क और कैटलिन स्टार्क की छोटी बेटी है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता का सर कलम होते हुए देखा है। उससे उसका सब कुछ छिन गया। उसके पास अपनी माँ और भाई के पास लौटने का रास्ता था, जिसे उसने सर सैंडर क्लेगेन के साथ तय किया, बड़ी मुश्किल से। और वो सैंडर क्लेगेन को पसंद भी नहीं करती थी बिल्कुल भी। उस शख्स को वो अपने दुश्मन के तौर पर देखती थी, लेकिन उसके साथ ट्रैवल करके वो किसी तरह से अपनी माँ और अपने भाई तक पहुंचती है। पर जब तक वो उन्हें देख पाती और दरवाज़ा क्रॉस कर पाती, वो मर चुके थे। रेड वेडिंग हो चुकी थी। वो हर रात सोने से पहले उन लोगों का नाम लेती है जिन्होंने इस रेड वेडिंग को अंजाम दिया। उसके पिता की मौत के जिम्मेदार थे जो लोग। उसका दुश्मन जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो चुकी है, वो मरता नहीं है लेकिन मरने की कगार पर होता है। सैंडर क्लेगेन बोलता है आर्या से कि मेरा जो पेन है उसे खत्म कर दो और मुझे मार दो, इजी डेथ दे दो, मगर आर्या वो नहीं करती। सैंडर क्लेगेन को वहीं छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो अपने लिए खुद एक रास्ता चुनती है, ब्रावोस जाकर फेसलेस मैन की ट्रेनिंग लेना। रेड वेडिंग के जिम्मेदार जो लोग होते हैं जैसे वॉल्डर फ्रे, वो उनसे रिवेंज लेती है। इसके बाद आगे कहानी में जाकर वो अचानक से नाइट किंग को मार डालती है, और ये सबसे बड़ा शॉकर मोमेंट होता है शो देखने वालों के लिए भी और जिन लोगों ने किताबें पढ़ी है उनके लिए भी, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि आर्या का कैरेक्टर आर्क जो है, वो जो ट्रेनिंग ले रही है इतनी सारी, वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर इस जगह चली जाएगी कि वो नाइट किंग को मार देगी। सीजन की आखिर में जेंड्री उसे प्रपोज करता है और वो खुद अब एक बड़ी रियासत का लॉर्ड बन चुका है, स्टॉर्म्स एंड का लॉर्ड बन चुका है। आर्या के पास अब आराम से जिंदगी जीने का ऑप्शन है। उसे मौका मिलता है, जैसा कि उसके पिता ने यानी कि नेड स्टार्क ने उसे कहा था कि तुम एक लेडी बनोगी, कुछ बच्चे पैदा करोगी जो लॉर्ड कहलाएंगे, जो वॉरियर होंगे। लेकिन वो खुद लेडी बनने का ये जो रास्ता है इसे ठुकरा देती है, बल्कि वेस्टेरोस से अलग नई दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए वो निकल पड़ती है। तो वो इंडिपेंडेंट होने का जो फुल सर्कल है वो यहाँ पर पूरा होता है। टिरियन द इम्प, एक ऐसा बंदा जिसको दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन उसने अपने दिमाग से पूरा गेम ही बदल दिया। उसकी कहानी शुरू होती है हंसी मजाक, अय्याशी और शराब के साथ, और फिर हमें उसके दिमाग में झांकने का मौका मिलता है। पता चलता है कि ये तो एक्चुअली एक भला इंसान है, अच्छी सोच रखता है, जस्टिस में बिलीव करता है, जबकि लैनिस्टर खानदान से ताल्लुक रखता है। Born as a dwarf, constantly judged and hated by his own family. टाइविन उसके पिता उससे नफरत करते थे, सर्सी उसकी बहन उससे नफरत करती थी। टीरियन ने किंग्स लैंडिंग की पॉलिटिक्स, बल्कि बैटल्स में भी कई खतरनाक खेल खेले, जैसे वेस्टेरोस में वो हैंड ऑफ द किंग भी बना। सीजन 2 में जब स्टैनिस ने किंग्स लैंडिंग पर अटैक कर दिया था, तब टीरियन ने अपनी इंटेलिजेंस से सर्वाइवल का मास्टर प्लान बनाया था। वो वाइल्ड फायर को इस्तेमाल में ले आया और उससे अटैक किया उसने स्टैनिस की आर्मी पर। लेकिन फिर से बड़ी आसानी से कातिल मान लिया गया पर्पल वेडिंग के बाद। जब जॉफ्री को जहर दे दिया गया तो उसका इल्ज़ाम टीरियन के सर पर आ गया। वो कटघरे में पेश किया गया। वो सीन जब उसने ट्रायल में कहा था कि आई विश आई वॉज द मॉन्स्टर यू थिंक आई एम, उसकी लाइफ में वो फेस चल रहा था कि अच्छा तुम लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हो ना, काश मैं बुरा ही होता तो ही ज़्यादा अच्छा रहता। पीटर डिंकलेज की जो एक्टिंग थी उस पर्टिकुलर सीन में, उसे देखकर रूह कांप गई थी अच्छों की। शे का जो बिट्रेयल था, उसके ऊपर उसका रिएक्शन, अपने पिता टाइविन को मारना, एसॉस भाग जाता है वो इसके बाद अपने पिता का कत्ल करने के बाद, वहाँ एक गुलाम की जिंदगी जीता है, वहाँ भी अपने दिमाग के बल पर ही वो सरवाइव करता है और फिर किसी तरह से डेनेरियस तक पहुँचता है, उसका भरोसा जीतता है और वहाँ पर हैंड ऑफ द क्वीन की पोजीशन तक पहुंच जाता है। लास्ट सीजन में टीरियन डैनी का छुपा हुआ मैड क्वीन वाला रूप देखता है, और फिर जब ये चेहरा बदलता है डेनेरियस का, तो साथ ही साथ टीरियन भी अपना रास्ता बदल लेता है। तो तभी भी टीरियन ने उसका साथ नहीं दिया और वायलेंस को नहीं चुना। बुक्स में टीरियन लैनिस्टर का कैरेक्टर की कहानी किस तरफ जाती है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की हुई है मैंने अलग अलग वीडियोस में, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो शुरुआत में वी मेट हिम एज अ किंग स्लेयर। ब्रान को टावर से पुश करने वाला विलन होता है वो पहले ही एपिसोड में हमारे लिए। धीरे धीरे लेकिन हमें उसका इंटरनल गिल्ट, ऑनर या फिर सर्सी के लिए उसका जो ऑब्सेशन है उसकी हद समझ में आती है। सीजन 3 में ब्रियान के साथ उसके जो सीन्स होते हैं, उसकी स्टोरी का सबसे इमोशनल और मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट है। एक टाइम तक जेमी स्टार्क्स का बंदी होता है और फिर कैटलिन ब्रियान को जिम्मेदारी देती है उसे सही सलामत किंग्स लैंडिंग पहुंचाने की। वो दोनों बोल्टन्स के आदमियों की पकड़ में आ जाते हैं। जेमी फिर से हॉस्टेज बन जाता है और उसका एक हाथ काट दिया जाता है, यानी कि एक स्वॉर्ड्समैन जो तलवारबाजी करता है उसका एक हाथ काट दिया जाता है। यहाँ से जेमी की कहानी अलग रास्ते पर ही चल पड़ती है। ब्रियान के साथ उसका बाथटब वाला सीन आपको याद होगा। यहाँ वो ब्रियान को अपने निकनेम यानी कि किंग स्लेयर के पीछे की जो रियलिटी है वो बताता है। वो कन्फेस करता है कि उसने मैड किंग को बैक में मारा था तलवार से। वो कहता है कि मैंने किंग्स लैंडिंग को जलने से बचाया। मैड किंग पागल हो गया था, वो आदेश दे रहा था बार बार कि बर्न देम ऑल, बर्न देम ऑल। वो किंग्स लैंडिंग को जला देना चाहता था। वो चाहता था कि इससे पहले कि मैं हारूं पूरी की पूरी रियासत ही जलकर भस्म हो जानी चाहिए। और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब उसने मैड किंग को मारा, वहाँ पर उसने आम इंसान को बचाना ही सही समझा। वो ट्रू नाइट है मेरे ख्याल से। वो लैनिस्टर वाली चीज़ को भूल गया या वो वाइट क्लोक का हिस्सा है इस चीज़ को भूल गया। हम ये सोचते थे इस पॉइंट तक कि उसे अच्छाई और बुराई के बीच मतलब ही डजंट केयर। लोग उसे भले ही बुरा देखें, वो खुद को अच्छा साबित करने के लिए कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा पब्लिक को। उसने हमेशा ये एक दिखावा बनाकर रखा कि हाँ वो एक राक्षस है, एक डेविल है। उसने कसम तोड़ी राजा को प्रोटेक्ट करने का जो शपथ होती है उसको वैल्यू नहीं दी उसने, बट ही केयर डीपली। जेमी को लेकर हमारा पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है इस मोमेंट पर, बिकॉज अब तक हमने नेड स्टार्क के मुंह से ही सुना था कि जब वो अपनी और रॉबर्ट बराथियन की आर्मी को लेकर वहाँ पर पहुँचा था, यानी कि किंग्स लैंडिंग पहुँचा था, तब मैड किंग की बॉडी फर्श पर पड़ी हुई थी और जेमी आयरन थ्रोन पर बैठा हुआ था। बट इसके पीछे की असलियत हमें अब पता चलती है इस सीन में। जेमी उस कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठा था कि उसे राजा बनना था या अपने पिता को राजा बनाना था। वो एक तरह से थक कर, चूर होकर, टूट कर उस कुर्सी पर बैठा था कि अच्छा फाइनली मैंने इस राजा को मार दिया है जो आम इंसान का भला नहीं करना चाहता था। उसका राजगद्दी पर बैठने के पीछे और कोई मतलब नहीं था। ओके, सो खैर कहानी में आगे रूस बोल्टन फाइनली जेमी को आज़ाद कर देता है, पर ब्रियान की उनकी नज़र में कोई कीमत नहीं होती है, कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज वो लैनिस्टर नहीं होती है। सो उसे अपने आदमियों के हवाले कर दिया जाता है जो ब्रियान ऑफ टार्थ को एंटरटेनमेंट के लिए एक खौफनाक भालू से लड़वाते हैं। ये वो वक्त था जब हम जेमी को पहली बार किसी के लिए सैक्रिफाइस करते हुए देखते हैं। वो ब्रियान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, जबकि उसका एक हाथ अब नहीं है। डाउनफॉल उसका कैसे होता है फाइनल सीजन में जब वो सर्सी के पास वापस चला जाता है, वो डिसीजन जो शो मेकर्स का था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। कहा जाता है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी अच्छे बन जाते हैं, उनकी जो अच्छाई है वो आप पर असर करने लगती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ वक्त बिताएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। सो एंड जो था जेमी का वो सर्सी के साथ होता है। ट्रैजिक है लेकिन काफ़ी पोएटिक है। वो सर्सी के साथ ही इस दुनिया में आया था और सर्सी के साथ ही इस दुनिया से चला जाता है। तो जेमी लैनिस्टर, टीरियन लैनिस्टर या आर्या स्टार्क, आपके हिसाब से बेस्ट आर्क किसका था स्टोरी में? वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।